this is your tutor from Made Easy Biotechnology Education channel. Today we are going to start the part number 7 of our chapter number 5th of biochemistry, that is purines and pyrimidines. In this lecture we will see the formation of deoxyribonucleotides and the disorders of the nucleotide metabolism. So as we have already seen in the part number 6 and previous parts, that the introduction of purine and pyrimidines and how the purines and pyrimidines are synthesized with the help of two pathways, that is de novo and salvage pathway. So in this lecture we will see how the formation of nucleotides, deoxyribonucleotides occur. So let's start the topic. So formation of deoxyribonucleotides. So deoxyribonucleotides, the precursor of DNA, are formed by the reduction of a ribonucleoside diphosphate. जो हमारा deoxyribonucleotides होता है ये precursor होता है हमारे DNA का. ये कैसे बनता है? जब हमारा ribonucleoside diphosphate का reduction होता है. It means when the reduction of a ribonucleoside diphosphate occur, then the formation of deoxyribonucleotides occur. And one point should be remembered here, that deoxyribonucleotides is the precursor of DNA. The next point is these conversion are catalyzed by ribonucleotide reductase. जो हमारी एंजाइम यूज होती है फॉर द रिडक्शन ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट टू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, वो एंजाइम होती है राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज. फिर इसके बाद है हमारा इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम NADPH टू सल्फोहाइड्रल ग्रुप एट द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम. जब हमारा ये राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम यूज़ होती है तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स NADPH का इलेक्ट्रॉन्स होता है वो ट्रांसफ़र होता है हमारा सल्फोहाइड्रल ग्रुप को, जो उसका एक्टिव साइट होता है एंजाइम के. सो हमारा NADPH से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र होता है सल्फोहाइड्रल ग्रुप में एट द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम. क्योंकि सल्फोहाइड्रल ग्रुप जो होता है हमारा ये राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम का एक एक्टिव साइट्स होता है, तो वहाँ पर जाकर हमारा इलेक्ट्रॉन ग्रुप जो है ट्रांसफ़र हो जाता है. फिर इसके बाद है हमारा TMP मीन्स थायमिडिन मोनोफॉस्फेट इज फॉर्म्ड बाय द मिथाइलेशन ऑफ डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट. सो हमारा थायमिडिन मोनोफॉस्फेट कैसे बनता है? तो जब हम लोग डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट को मिथाइलेशन करते हैं तब हमारा TMP बनता है. फिर इसके बाद द डोनर ऑफ द मिथाइलिन ग्रुप एंड हाइड्राइड इन दिस रिएक्शन इज. जो डोनर होता है मिथाइलिन ग्रुप का इस वाले रिएक्शन में वो होता है N5-N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट विच इज कन्वर्टेड इनटू डाईहाइड्रोफोलेट. सो हमारा मिथाइलिन ग्रुप का जो डोनर होता है वो कौन होता है? वो N5-N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट, जो कि हमारा बाद में डाईहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाता है. सो TMP कन्वर्ट होता है हमारा TMP हमारा कैसे बनता है? मिथाइलेशन ऑफ DUMP. और मिथाइलिन ग्रुप का जो डोनर होता है वो होता है N5-N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट, जो कन्वर्ट हो जाता है हमारा डाईहाइड्रोफोलेट में. फिर हमारा THF इट मीन्स टेट्राहाइड्रोफोलेट इज रीजनरेटेड बाय द रिडक्शन ऑफ द डाईहाइड्रोफोलेट बाय NADPH इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज. फिर हमारा जो THF है इट मीन्स टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये कैसे रीजनरेट होता है? तो इसको रीजनरेट तब होता है जब हमारा डाईहाइड्रोफोलेट जो होता है इसका रिडक्शन होता है NADPH से. जब हमारा रिडक्शन होता है डाईहाइड्रोफोलेट का NADPH से इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, तब हमारा THF कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग टेट्राहाइड्रोफोलेट कहते हैं. फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं पाथवे. तो हमारा जो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट है ये कन्वर्ट होता है यूरिडीन डाईफॉस्फेट में, और यहाँ पर हमारा एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है. इट मीन्स ATP इज कन्वर्टेड इनटू द ADP. फिर हमारा यूरिडीन डाईफॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीयूरिडीन डाईफॉस्फेट. यहाँ पर भी हमारी जो है एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा. इट मीन्स NADPH will be utilized and NADPH and D+ will be released, and here the enzyme will be used is
राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। सो जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा था कि यूरिडीन डाइफॉस्फेट जो है कन्वर्ट होता है डीऑक्सी यूरिडीन डाइफॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है हमारा NADPH से टू द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम। फिर इसके बाद है हमारा डीऑक्सी यूरिडीन डाइफॉस्फेट जो है डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर जो हमारा वाटर होगा वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमारा डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट जो है फाइनली हमारा थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और एंजाइम जो हमारी यहाँ पर यूटिलाइज होगी वो होगी थाइमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम, क्योंकि हमारी यहाँ पर थाइमिडीन इट मीन्स थाइमिन का सिंथेसिस हो रहा है, इसलिए हमारी एंजाइम जो यूज़ होगी वो थाइमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम यूज़ होगी। और हमारा जो यहाँ पर हमारा जो मिथाइल ग्रुप डोनर होगा वो होगा N5 पेंटेन मिथाइलिन H4 फोलेट, और ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा डाईहाइड्रोफोलेट में। नाउ वी विल सी द डिसऑर्डर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म। सो हम लोग देखेंगे कि प्यूरिन और पिरिमिडिन से जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनसे कौन कौन सा डिसऑर्डर्स जो होता है। तो सबसे पहला डिसऑर्डर है हमारा एडिनोसिन डी अमाइनेज डिफिशियंसी। इसका मतलब ये है कि प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स की एब्सेंस में या फिर जो डिसऑर्डर्स रिलेटेड होते हैं न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म से, वो कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा एडिनोसिन डी अमाइनेज डिफिशियंसी, जिसको हम लोग ADA भी बोलते हैं इन शॉर्ट। तो इसमें हमारा क्या होता है, ADA लीड्स टू दी सेवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। जो ADA डिजीज़ है ये जो होता है हमारा सेवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी कॉज करता है, मतलब SCID कॉज करता है। इन SCID T एंड B लिम्फोसाइट्स डू नॉट डेवलप प्रॉपरली। जो हमारा सेवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी होता है इस केस में हमारा जो T और B लिम्फोसाइट्स होता है ये प्रॉपरली डेवलप नहीं करते हैं। फिर इसके बाद हमारा लैक ऑफ ADA लीड्स टू एन इंक्रीज इन द सेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ DATP वेयर D मीन्स डीऑक्सी। सो जब हमारा ADA जो एडिनोसिन डी अमाइनेज एंजाइम है, जो इसकी डिफिशियंसी में हमारी जो डिजीज़ कॉज होती है या फिर जो लैक ऑफ ADA होता है, इससे हमारा जो है सेलुलर कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज होता है DATP का। इट मीन्स व्हेन द लैक ऑफ ADA occur then it will leads to increase in the cellular concentration of deoxy ATP, and deoxy ATP acts as a strong inhibitor of ribonucleotide reductase। तो ओवरऑल इसका मतलब ये है कि ADA जो होता है हमारा ये SCID कॉज करता है। SCID में हमारा T एंड B लिम्फोसाइट जो है प्रॉपरली डेवलप नहीं करते हैं। ADA की जब हमारा लैक होता है तो ये जो होता है कॉज करता है इंक्रीज इन सेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ डीऑक्सी ATP, और डीऑक्सी ATP एक्ट करता है एज ए स्ट्रॉन्ग इनिबिटर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम। So deoxy ATP acts as a strong inhibitor of a ribonucleotide reductase। So हमारा पिछले वाले पेज पर हमने देखा था कि DATP acts as a inhibitor, strong inhibitor of ribonucleotide reductase। Now we will see the high levels of deoxy ATP produce a general deficiency of deoxy ATPs इन T लिम्फोसाइट्स। जब हमारा डीऑक्सी ATP जो है ज़्यादा अमाउंट्स में प्रेजेंट होती है, जब इसकी हाई लेवल होती है, तो ये एक जनरल डिफिशियंसी ऑफ DATPs कॉज करती है इन T लिम्फोसाइट्स। तो T लिम्फोसाइट्स में ये एक जनरल डिफिशियंसी को कॉज करती है जब हमारा डीऑक्सी ATP का लेवल जो है हाई होता है। फिर सेकंड जो डिसऑर्डर है वो है GOUT। इसको हम लोग गाउट कहते हैं। गाउट इज़ अ मेटाबॉलिक डिजीज रिलेटेड टू दी ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। सो गाउट जो है हमारी एक मेटाबॉलिक डिजीज है जिसमें हमारा यूरिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन होता है। सो आइए देखते हैं कैसे होता है। द मेजर बायोकेमिकल फीचर ऑफ गाउट इज एन एलिवेटेड लेवल ऑफ सीरम यूरेट। जो मेजर बायोकेमिकल फीचर होता है गाउट का वो होता है सीरम यूरेट का एलिवेटेड लेवल।
इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स बाय प्रेसिपिटेशन ऑफ सोडियम यूरेट क्रिस्टल। ये जो होता है हमारा जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, इट मीन्स इट कॉजेज प्रॉब्लम्स इन द जॉइंट्स, क्योंकि हमारा सोडियम यूरेट क्रिस्टल जो है प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट कर देता है। द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ ड्रग एलोप्यूरिनॉल। जो हमारा ट्रीटमेंट गाउट का होता है उसमें हम लोग एलोप्यूरिनॉल ड्रग को यूज़ करके इसको सही कर सकते हैं। द ड्रग हैज़ a structure similar to xanthin and acts by inhibiting the enzyme xanthin oxidase। जो हमारा ये ड्रग एलोप्यूरिनॉल होता है इसका एक स्ट्रक्चर होता है जो कि जैंथिन की तरह ही सिमिलर होता है, एंड ये जो होता है इनहिबिट करता है जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को। फिर हेंस द इनिबिशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ जैंथिन ऑक्सीडेज इनिबिट्स द यूरिक एसिड सिंथेसिस। जब ये हमारा जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट कर रहा है इट मीन्स हमारा यूरिक एसिड सिंथेसिस को भी ये इनिबिट करेगा। सो ओवरऑल इसका मतलब ये है कि हमारा जो गाउट है ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है और इसमें जो है ओवर प्रोडक्शन होता है यूरिक एसिड का। ये हमारे जो है जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है क्योंकि सोडियम यूरेट क्रिस्टल जो है प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट कर देते हैं। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम लोग ड्रग एलोप्यूरिनॉल को यूज़ कर सकते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। और जो ड्रग एलोप्यूरिनॉल होता है ये जैंथिन की तरह सेम स्ट्रक्चर होता है इसका, मतलब सिमिलरली इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर एज कम्पेयर टू जैंथिन। सो इसलिए जो है ये जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम जो जैंथिन को बनाने में मदद करती है उसको जो है इनिबिट करता है। अगर हमारा जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट करता है इट मीन्स हमारी यूरिक एसिड की सिंथेसिस भी नहीं होगी, तो हमारा ये गाउट का जो है ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। Now we will see the third disorder, that is Lesch-Nyhan syndrome. So this genetic disorder is caused by a deficiency of a salvage enzyme hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase। So हमारा जो LESH Lesch-Nyhan syndrome है ये किसकी वजह से होता है, हाइपोजैंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम होती है जिसको हम लोग साल्वेज की एक एंजाइम बोलते हैं। सो SGPRT एंजाइम की एब्सेंस में होने वाली डिजीज़ को हम लोग जो है लेच-नायन सिंड्रोम बोलते हैं जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। और फिर इसके बाद है चिल्ड्रन विद द डिफिशियंसी डिस्प्ले द कंपल्सिव सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। जो चिल्ड्रन इस डिफिशियंसी से मतलब जिनको ये डिफिशियंसी होती है वो जो है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो करते हैं। दे ऑल्सो शो अ साइंस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन बिकॉज देयर इज ए लेस साल्वेजिंग ऑफ बेसिस मोर यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस काजिंग गाउट। यहाँ पर ये जो है ऑल्सो ये मेंटल रिटार्डेशन मतलब दिमागी तौर पर ख़राब, मतलब जिनका दिमाग नहीं काम करता है इट मीन्स इट कॉजेज द मेंटल रिटार्डेशन। द डिजीज़ विच आर रिलेटेड टू द माइंड्स आर द मेंटल डिजीज़ जो कॉज करते हैं उसको हम लोग मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं। तो ये जो है कुछ मेंटल रिटार्डेशन के साइन को भी शो करता है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बेसिस होते हैं उनकी सैल्वेजिंग बहुत ही ज़्यादा कम होती है, क्योंकि हमारी अगर एंजाइम ही नहीं होगी तो सॉल्वेज प्रोसेस कैसे होगा। अगर SGPRT एंजाइम ही एब्सेंस है तो यहाँ पर हमारा बेसिस का सॉल्वेज नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से यूरिक एसिड जो है ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से हमारा जो डिसऑर्डर कॉज होगा वो गाउट होगा। फिर इसके बाद है हमारा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड कैटाबोलिज्म। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड कैटाबोलिज्म क्या होता है, इन प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड कैटाबोलिज्म देयर इज a synthesis of a uric acid and increase or decrease concentration of uric acid in blood is related to different diseases। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड कैटाबोलिज्म का मतलब ये होता है कि यहाँ पर यूरिक एसिड की सिंथेसिस हो रही है और हमारा इंक्रीज या फिर डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड जो ब्लड में होता है वो कुछ डिजीज़ेस को कॉज करता है। जैसे कि हम लोग ऊपर देखे हैं गाउट डिजीज़ होता है जिसमें हमारा कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड इंक्रीज कर जाता है। SCID होता है, SCID मतलब होता है सेवर
SCID मीन्स सेवर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी। इसमें हमारा टी एंड बी लिम्फोसाइट जो है प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाती हैं। फिर उसके बाद लेशनाइन सिंड्रोम, जिसमें हमारी साल्वेज एंजाइम जो होती है HGPRT उस वो जो है इसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है। फिर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज डिफिशियंसी, इसमें हमारी जो है इट विल बी कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द एंजाइम फॉस्फोरिलेज. So this is overall related to the formation of deoxyribonucleotides and the disorders of the nucleotide metabolism, and also we have seen the purine nucleotide catabolism. So हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में आई थिंक देखा था कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड कैटाबोलिज्म क्या होता है। इट मीन्स जब हमारा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का कैटाबोलिज्म होता है तो यूरिक एसिड बनती है। जब हमारा पिरिमिडीन का सिंथेसिस होता है कैटाबोलिज्म होता है तब हमारा CO2 बीटा एमिनो एसिड और अमोनिया बनता है, और प्यूरिन की कैटाबोलिज्म में हमारी यूरिक एसिड बनती है. सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द टॉपिक. I hope every point will be clear to you. Thank you so much for watching. Keep sharing and supporting. Please like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Take care. Bye.